Good morning, students and my dear friends. Today is 13th of July 2022, Wednesday. Motivation of the day is the secret of joy in work is contained in one word, that is excellence. To know how to do something well is to enjoy it. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ भी एक आर्टिकल कवर करेंगे इन ऑर्डर टू हैव better understanding. Asian nations are settling trade in local currencies. जैसा कि कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेटेस्ट मूव में कुछ कंट्रीज़ के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट को अप्रूव कर दिया है। अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं देखी है तो आज आप यहाँ पॉज करके पहले कल की न्यूज़ देखेंगे, तभी आज आप ये न्यूज़ समझ पाएंगे। जैसा कि इंडिया के सेंट्रल बैंक ने किया, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को लोकल करेंसी में इंडियन रुपी में अलाउ कर दिया, इसी तरीके से जो अदर एशियन करेंसीज हैं सच एज यूएई, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, ये भी या इनके सेंट्रल बैंक भी इसी तरह का मूव लेने वाले, जहाँ पर ये भी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अपनी लोकल करेंसीज में, जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट है वो अपनी लोकल करेंसीज में अलाउ करने वाले हैं। सो ऑल दीज कंट्रीज आर इन टॉक विद ईच अदर टू सेटल द ट्रेड इन देयर डोमेस्टिक करेंसी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई एवरी करेंसी, मोर स्पेसिफिकली वाई एवरी एशियन कंट्री want to take this move, want to allow the international trade settlement in their own domestic currencies. तो उसका जो की रीज़न है इस डिसीजन के पीछे वो ये है कि सभी कंट्रीज़, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर को लेकर के वो रिड्यूस हो, क्योंकि जिस तरीके से यूएस डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं इस समय एक्सचेंज मार्केट में, करेंसी मार्केट में, और जिस तरीके से केवल इंडिया ही नहीं जो अदर एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, उसको देखते हुए या उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए सभी कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस वो कम हो, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो यूएस डॉलर के जो रेट्स हैं, जो प्राइस है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पर जो सैंक्शन लगाए हैं, स्पेशली उनको रशिया को स्विफ्ट से एलिनेट कर दिया है, बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेकर के, सेटलमेंट को लेकर के बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, जिसकी वजह से इन सारे एशियन कंट्रीज़ का रशिया के साथ जो बाईलेटरल ट्रेड है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो एशियन कंट्रीज़ हैं दे वांट अ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन देयर own domestic currencies in order to avoid the impact of these two international events. और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ ही कर रहे हैं। चाइना तो ऑलरेडी रशिया के साथ जो बिजनेस कर रहा है, जो ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ विदाउट डॉलर। इट मीन्स चाइना और रशिया भी लोकल करेंसीज या एक्सचेंज रेट के पैटर्न पर या एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम के पैटर्न पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड डिफरेंट सैंक्शंस दैट वेस्टर्न पावर हैज़ इम्पोज्ड ऑन मॉस्को। और इसीलिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जितने भी जो एशियन कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली इस पर्टिकुलर मूव को लेना चाह रहे हैं, उनके साथ एडवांस लेवल ऑफ नेगोशिएशन पे हैं, जहाँ पर इन्वॉइसिंग को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को लेकर के नेगोशिएशन हो रहे हैं। बहुत जल्द ही इस डायरेक्शन में हमें स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं बाई ऑल दीज कंट्रीज़। So this is the moment of gaining importance in terms of local currency. India, UAE, Indonesia, Sri Lanka, Myanmar among Asian countries in talk to settle the trade in their domestic countries. इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि अगर ये दो कंट्रीज़ के बीच में से इंडिया और यूएई के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं या बिजनेस होता है, तो दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे रादर देन गोइंग फॉर यूएसडी। अभी रिसेंटली आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट अलाउ किया था with some countries in terms of rupee, and next step should be the bilateral currency trade between the countries. तो अब
जो यूएई, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार है, इनके साथ अब स्पेशल बाईलेटरल अरेंजमेंट होगा लोकल करेंसी रेट को लेकर के। सीधा सीधा रीज़न है कि जो डिपेंडेंसी है डॉलर पर वो रिड्यूस करनी है। और जिस तरीके से इस समय डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं उसको उसका इम्पैक्ट केवल हमें इंडिया पर ही विजिबल नहीं हो रहा, जो अदर एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी भी इसी तरीके से डेप्रिशिएट कर रही है। अगर इंडियन रुपी की बात करें तो पेज नंबर 4 पर इंडियन रुपी के फॉल से रिलेटेड एक और न्यूज़ दी हुई है, उसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। रुपी फॉल्स टू फ्रेश लो जस्ट 40 पैसे अवे फ्रॉम 80 पर डॉलर। ट्यूसडे को यानी मंगलवार को इंडियन रुपी 0.2% से फिर डिक्लाइन हुआ है, और जिसकी वजह से इंडियन रुपी ने नया क्लोजिंग लो अचीव कर लिया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो इंडियन रुपी कल 79.60 पर यूएस डॉलर पर सेटल हुआ, जबकि उससे पहले यानी मंडे का जो क्लोज था वो 79.44 पर इंडियन रुपी पर यूएस डॉलर था। इट मीन्स 0.2% का फॉल, नया फॉल देखने को मिला इंडियन करेंसी में इन स्पाइट ऑफ सो मैनी मेजर्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी पर देखने को नहीं मिल रहा उन सारे मेजर्स का, और ऐसा कहा जा रहा है जो पार्टिसिपेंट्स है, करेंसी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, वो कह रहे हैं ईजिली इंडियन रुपी 80 का जो मार्क है उसको क्रॉस कर लेगा। मीनवाइल यूएस डॉलर जो इंडेक्स है कल हमने डिस्कस भी किया था। व्हाट इज यूएस डॉलर इंडेक्स? यूएस डॉलर इंडेक्स इज द exchange rate between USD and other or rivalry 6 currencies। तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 108.56 पर क्लोज हुआ ट्यूसडे को, एंड इट इज़ द हाईएस्ट लेवल सिंस अगस्त 8 2002 से लेकर के अब तक ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यूएस डॉलर इंडेक्स का, जो कि सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है द यूएस करेंसी अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज is valuating higher and higher, and this has eroded the appetite for emerging market currencies, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट करेंसीज का जो एपेटाइट है वो कम हो रहा है, क्योंकि यूएसडी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स को इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है इस पर्टिकुलर करेंसी में। और अगर इस ईयर की बात करें तो इस ईयर अप्रॉक्सीमेटली 6.6% तक फॉल कर चुका है इंडियन रुपी। तो जिस तरीके से इंडियन रुपी फॉल कर रहा है, एशियन करेंसीज फॉल करी, डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूएसडी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर है, और इसका इम्पैक्ट फर्दर हमें इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि एफआईआईज जो हैं वो कंटिन्यूसली मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, जिसकी वजह से इंडियन रुपी और ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है। और इसी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से जो कंट्री के लार्जेस्ट बैंक हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक, कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, दे हैव हाइक देयर इंटरेस्ट रेट ऑन देयर FCNR बैंक डिपॉजिट। व्हाट इज FCNR? हमने डिस्कस भी किया है पहले के न्यूज़ एनालिसिस में। इट इज़ फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। तो लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स लिए थे इन ऑर्डर टू ईज आउट द फॉरेन रेमिटेंस इन इंडिया, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन एक्सचेंज। तो उसमें कई सारे डिसीजंस थे, हमने सबको डिटेल में डिस्कस किया था। तो कंट्री के जो 2 लार्जेस्ट बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर्स के अनाउंसमेंट के बाद जो FCNR में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया है। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय SBI एंड ICICI बैंक। लेट्स सी कि क्या ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिटेल इन्फ्लेशन स्टेज अबव 7%, IIP ग्रोथ हिट्स 12 months हाई। एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा, जून महीने की जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट इज CPI इन्फ्लेशन, वो अभी भी 7% का मार्क क्रॉस किए हुए है, एंड दैट इज द अपर, इवन हायर देन द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है RBI का जो टॉलरेंस लिमिट है? दैट इज 4%।
प्लस -2 यानी 2 से लेकर के 6 तक की रेंज। 2% इज द लोअर टॉलरेंस लिमिट एंड 6% इज द अपर टॉलरेंस लिमिट। और जून के महीने में जो सीपीआई है वो 7% रही है। इट मीन्स हायर देन द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ सेंट्रल बैंक। और ये कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ तक हमें ये अपर टॉलरेंस लिमिट से भी ज़्यादा दिख रही। इट मीन्स जो सीपीआई वो पिछले 6 महीनों से लगातार 6 के ऊपर बनी हुई है एंड दैट इज फर्दर इंक्रीजिंग द चांस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। इट मीन्स ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगर रिसेंट 2 पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन डिसीजन के बाद या पॉलिसी टाइटनिंग डिसीजन के बाद जो कि आरबीआई ने रिसेंटली लिए हैं मई और जून में, उसके बावजूद भी अगर सीपीआई रिड्यूस नहीं हो रही है या 6 के नीचे नहीं आ रही है या टॉलरेंस लिमिट अपर टॉलरेंस लिमिट के नीचे नहीं आ रही, तो आरबीआई फिर से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के लिए जा सकता है। तो रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ट्यूसडे को डेटा रिलीज़ किया है। उस डेटा के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.01% रहा जून के महीने में, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो है वो मई में जंप किया है टू अ 12 मंथ हाई। तो जो आईआईपी है वो मई के मंथ में पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, फॉलोड बाय इंक्रीज इन सीपीआई और हायर सीपीआई इन द मंथ ऑफ जून। तो मई के मंथ में जो आईआईपी है दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली ये जो इंडेक्स है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो उसको लेकर के ये इंडेक्स है। और प्रोडक्शन से ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो तभी प्रोड्यूस करेंगी जब इकोनॉमी में डिमांड है। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिमांड है, जो इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। तो मई के मंथ में 19.6% का ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ आईआईपी इन कंपैरिजन टू द अप्रैल, जो कि अप्रैल में 6.7% था। तो 6.7% से इंक्रीज होकर के आईआईपी 19.6% तक पहुंच गया। तो एक साइड तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी साइड जो है वो आईआईपी या हम बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा था। प्रोबेबली देयर मे बी द रीजन of this visible increase in IIP and that may be due to the inflation। इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इन्फ्लेट दिख रहा होगा और लो बेस का तो इम्पैक्ट है पिछले साल के कंपैरिजन में, या पिछले साल के कंपैरिजन की वजह से ही ये 19.6% का इंक्रीज दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। और एक्सपर्ट्स भी यही मानना है कि द सीपीआई फॉर द जून वॉज प्राइमरीली ड्राइवन बाय द स्टिकी फूड प्राइसेस। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जून के मंथ में 7% तक दिख रहा है बढ़ा हुआ, उसका रीज़न जो मोस्ट स्पेसिफिक रीज़न है वो है फूड प्राइसेस में इंक्रीज, की फूड के कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और फूड कमोडिटी एक सिग्निफिकेंट वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सीपीआई की कंज्यूमर बास्केट या रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर बास्केट में, जिसकी वजह से जो सीपीआई है वो 7% तक पहुंच गया। अगर फूड की इन्फ्लेशन की बात करें सेपरेटली तो फूड इन्फ्लेशन जो 7.7% है एट प्रेजेंट। जून में इट वॉज 7.97%। जून में इट इज़ 7.75%। इन मई में इट वॉज 7.97%। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ है रिप्रेजेंटेटिव बास्केट में। अगर फूड की बात करें तो फूड प्राइसेस अकाउंटेड नियरली हाफ ऑफ द इन्फ्लेशन बास्केट। इट मीन्स जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो 50% सीपीआई बास्केट का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर फूड कमोडिटीज़ में, वेजिटेबल्स में, स्पाइसेस में, इन सब में इंक्रीज़ होगा, इन सब के प्राइसेस में इंक्रीज़ होगा, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें ओवरऑल सीपीआई पे देखने को मिलेगा। सो दीज आर द की इंडिकेटर्स। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6 के ऊपर है, हालांकि साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसमें लो बेस इम्पैक्ट भी है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी विजिबल है। और इन्फ्लेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने, या हम सीधे बोले फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू बी mindful of the movement in price and will continue its pointed attack on inflation।
इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई गवर्नमेंट जो है वो हाई टोज में है, और गवर्नमेंट हमेशा से ये कहती हुई आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड मेजर्स ले रही है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हालांकि उसका इम्पैक्ट, उन मेजर्स का इम्पैक्ट विजिबल हो रहा है एक्चुअल में ऑन ग्राउंड लेवल पे या नहीं, दैट इज अ सेपरेट मैटर ऑफ डिस्कशन। ऑल्दो as per the finance ministry, the government will have to be mindful on the movement of prices and will continue its pointed attack on inflation. तो फ्यूल के प्राइसेस को भी वॉच किया जा रहा है। अगर कोई फ्यूचर में फिर से एक्साइज ड्यूटी या कुछ टैक्सेस कम करने की बात होगी तो गवर्नमेंट विल टेक दिस मूव, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। शेयर ऑफ डॉलर euro in trade payments by India up 30% since 90s, IMF data। अभी हमने डिस्कस किया था, कल की न्यूज़ एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि आरबीआई ने जो मैकेनिज्म अनाउंस किया है मंडे को, कौन सा मैकेनिज्म, पेमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडियन रुपीज़ एंड अदर लोकल करेंसी, जो कि बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट की तरफ भी इंडिया जा रहा है विद सर्टन कंट्रीज। उसके बाद से आईएमएफ का एक डेटा पब्लिश हुआ है और उस डेटा में ये बताया गया कि कैसे जो यूएसडी है यानी यूएस डॉलर और यूरो है, उनका डोमिनेंस इंडिया के जो ट्रेड पेमेंट्स हैं उनमें इंक्रीज हुआ है 1990 से। तो अगर हम बात करें डेवलप मार्केट की करेंसीज, कौन सी करेंसीज जिनको हम हार्ड करेंसीज भी जनरली बोलते हैं, दैट इज़ यूएसडी, यूएस डॉलर और यूरो। तो जो शेयर है इन डेवलप मार्केट करेंसीज का इंडिया के ट्रेड सेटलमेंट में, वो पिछले कुछ डिकेड्स में इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 30 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिल रहा है सिंस 1990s एज पर द एनालिसिस ऑफ डेटा बाय वॉशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसी डोमिनेंस को, इसी शेयर को रिड्यूस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नया मैकेनिज्म खोजा है, जहां पर जो इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो इंडियन रुपी में होंगे और जो अदर कंट्रीज के साथ बायलैटरल सेटलमेंट पर भी नेगोशिएशन चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस विल हेल्प टू सेटल द ट्रेड विद कंट्रीज लाइक रशिया, श्रीलंका एंड रिमूव एनी रिस्क ऑफ डीलिंग इन डॉलर्स। क्योंकि जिस तरीके से डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक तो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, इसके बावजूद अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के लिए भी कि स्टेबल करेंसी का होना ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी दो डिफरेंट कंट्रीज से एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं और उन्होंने यूएस डॉलर में डील किया, आज यूएस डॉलर की वैल्यू 79 थी, कल यूएस डॉलर की वैल्यू 80 हो गई, तो ये फ्लक्चुएशन इधर इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर दोनों को ही नुकसान देंगे। इसीलिए एक स्टेबल करेंसी बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए भी और यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी इस तरह के बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट पर जा रहा है। इसके अलावा रशिया जो सैंक्शन फेस कर रहा है उसकी वजह से भी आरबीआई जो है वो एक डिफरेंट बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट ओपन करने जा रहा है रशिया के साथ। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी। और श्रीलंका का अपना अलग इशू चल रहा है कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस उसके पास डॉलर है ही नहीं कि वो अपने ऑब्लिगेशन को मीट आउट कर पाए। तो श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए, रशिया से बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, यूएस डॉलर के डोमिनेशन को कम करने के लिए, स्टेबल करेंसी में डील करने के लिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने ये रिसेंट डिसीजन लिया है। ऑल्दो आईएमएफ का डेटा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 1990 से लेकर अभी तक जो डेवलप मार्केट करेंसीज हैं उनका शेयर इंडिया के ट्रेड में अप्रॉक्सीमेटली 30% तक इंक्रीज हुआ है। एंड रिसर्च सजेस्ट दैट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर कैन अफेक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस बिटवीन द टू ट्रेडिंग पार्टनर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इवन इफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू रिमेन्स कांस्टेंट, हो सकता है लोकल करेंसी में जो एक्सचेंज रेट है वो कांस्टेंट हो, लेकिन यूएस डॉलर में फ्लक्चुएशन की वजह से या तो इंपोर्टर या तो एक्सपोर्टर जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। तो इसी फ्लक्चुएशन को, इसी अनसर्टनिटी को रिमूव करने में हेल्प करेगा आरबीआई का जो ये रीसेंट डिसीजन है। तो डॉलर और यूरो दो ऐसी करेंसी आइडेंटिफाई करी गई हैं इस रिसर्च में, इस रिपोर्ट में, जो कि रिसेंटली पब्लिश हुई है, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ट्रेड को या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डोमिनेट कर रही हैं। एज पर द अवेलेबल डेटा, जो डॉलर है वो 57.2%
कॉन्स्टिट्यूट करता था इंडिया के एक्सपोर्ट को इन 1990s। और यूरो की अगर बात करें तो इट इज़ अकाउंटेड फॉर क्लोज टू 8% ऑफ एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा। सो दिस इज द डॉलर domination in export, India's export, and in India's import. तो डॉलर हैज़ बीन द मेन करेंसी फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इनवॉइस में कितना परसेंटेज शेयर है डॉलर का, ये डेटा, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। 1991 से लेकर के 2014 तक का डेटा है। दिस येलो बार इंडिकेट द percentage of USD. This blue bar indicates the percentage of USD and this yellow bar indicates the percentage of Euro, and this light yellow bar indicates the home currency यानी Indian rupee। तो डार्क ब्लू USD, ऑरेंज ये हम बोल सकते हैं डार्क येलो यूरो, एंड द लाइट येलो इज इंडियन करेंसी। तो हम देख सकते हैं कि जो यूएसडी है वो कंटिन्यूअसली, यूएसडी का डोमिनेंस जो है वो कंटिन्यूअसली 1991 से लेकर 2014 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज करा। इट मीन्स इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट सेटलमेंट हो रहा है वो यूएस डॉलर में हो रहा है। और अगर इम्पोर्ट्स में देखें तो इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर, तो इम्पोर्ट्स में भी सेम ही पैटर्न मिल रहा है। ऑल्दो 2010 से अगर हम देखें 2010 से यूरो का यूज़ शुरू हुआ, उससे पहले जो इंडियन करेंसी थी उसका यूज़ होता था, लेकिन 2010 के बाद से डॉलर और यूरो दो इम्पॉर्टेंट करेंसी रही हैं इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में। इसके साथ ही एक और आर्टिकल या हम इंटरव्यू भी कवर करेंगे इसी न्यूज़ में, जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है। इंडिया शुड बी ब्रॉडली अलाइंड विद द वेस्ट। तो ये जो इंटरव्यू है ये चीफ इकोनॉमिक्स कमेंटेटर का है, फाइनेंशियल टाइम्स का। नरेंद्र मोदी और जो इंडियन गवर्नमेंट की क्या रेपो है उसको लेकर के, तो एज पर हिम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज समवॉट मिक्स्ड रिकॉर्ड इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर बट विद क्लियर सक्सेसेस। ऑल्दो इंडिया हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट से ही अलाइन रहता है, इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को लेकर चलता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी इंडिया का अप्रोच रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के, उसमें क्वाड में भी इंडिया को बोला गया है कि इंडिया क्वाड को सपोर्ट करे अगेंस्ट द रशिया एंड चाइना। और यहाँ पर भी जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को ब्रॉडली अपने जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उनको वेस्टर्न कंट्रीज से अलाइंड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पे सेंक्शन लगाया है बट इंडिया उस सेंक्शन को मोरलेस फॉलो नहीं कर रहा। कंटिन्यूसली जो ट्रेड डील्स हैं रशिया के साथ वो चल रही हैं। अब तो एक बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट की बात हो रही, जहाँ पर जो पेमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, वो लोकल करेंसीज में होगा। इसको देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, बेसिकली जो चीफ इकोनॉमिक्स कमेंटेटर्स हैं फाइनेंशियल टाइम्स के, उनका ये कहना है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं इट मीन्स यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनसे अलाइन करके रहे। इसके अलावा इंडियन इकॉनमी में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी चैलेंजेस जो हैं वो उसको एम्फेसाइज किया इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। चीफ इकोनॉमिक कमेंटेटर ने ये बोला है कि जिस तरीके से इंडियन इकॉनमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, रिलेटिवली वीक इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर इंडिया चाहता है या गवर्नमेंट चाहती है कि इकॉनमी जो है सस्टेन्ड मैनर में ग्रो करे, तो पब्लिक या गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट कॉम्प्रिहेंसिवली। अब देख लेते हैं some other news clips. At Quad meet, US to urge India to back up on Russia oil prices। जैसा कि अभी हमने पहले की ही न्यूज़ में डिस्कस किया कि इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ ही रहा है, और इन क्वाड में भी बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो यूएस और जो क्वाड का जो ग्रुप है उसको सपोर्ट करे अगेंस्ट चाइना और रशिया। इस समय चाइना और रशिया को एक ग्रुप में देखा जा रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से चाइना और प्रोमिनेंटली इमर्ज हुआ है रशिया का ट्रेडिंग पार्टनर बन करके, और इंडिया को कई बार इंटरनेशनल प्रेशर भी फेस करने को मिला कि जिस तरीके से इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, रशिया से ट्रेड कर रहा है। तो कई सारे कंट्रीज़ ने इवन ये भी बोला था कि रशिया को लेकर के इंडिया का जो स्टैंड है दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर, और इंडिया को प्रेशराइज भी किया था कि इंडिया रशिया से जो अपने बायलैटरल टाइज़ हैं, जो बायलैटरल ट्रेड्स है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करे। जो वेस्ट कंट्रीज़ ने सेंक्शन लगाए हैं रशिया पर, इंडिया उसको फॉलो करे। और यही बात क्वाड मीट में भी रिपीट करी है यूएस ने। यूएस ने इंडिया से बोला है कि जो रशियन ऑयल
पर जो प्राइसिंग कैप लगाया गया है, जो नया एफर्ट्स जो वेस्टर्न कंट्रीज लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू सैंक्शन द रशिया, इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द रशिया फॉर इट्स यूक्रेन क्राइसिस, उसको लेकर के इंडिया के सपोर्ट की डिमांड करी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था क्वाड क्या है? क्वाड इज द ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। बेसिकली ये एक मिलिट्री अलायंस के फॉर्म में मौजूद था, लेकिन अब इसको अदर डेवलपमेंटल या अदर इकोनॉमिक इश्यूज या फोरम के फॉर्म में भी देखा जा रहा है, बट मोर और लेस इट वाज अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ चाइना इनटू इंडो पैसिफिक रीजन इन ऑर्डर टू कर्टेल द डोमिनेंस और एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ चाइना। ये क्वाड जो था वो फॉर्म किया गया था। पहले इंडिया बहुत एप्रीहेंसिव था इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को ज्वाइन करने के लिए, बट लेटर ऑन इंडिया ने इस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया। तो 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, और इसकी अभी समिट जो है वो शेड्यूल है। हालांकि एक रीसेंट विजिट में यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बोला है कि वो इंडिया और जापान से नेगोशिएट करेंगे टू रैली सपोर्ट फॉर द न्यू एफर्ट्स एम्ड एट कैपिंग प्राइसेस फॉर रशियन ऑयल। और इवन कई कंट्रीज ने तो ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना कम करता है तो वो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने को तैयार हैं। सो लेट अस सी कि क्वाड में क्या होता है। हालांकि अगर हम देखें, अगर कुछ रिसेंट मंथ का डेटा देखें, तो इंडिया हैज़ बूस्टेड परचेज फ्रॉम रशिया more specifically fuel, approximately $8.8 बिलियन पेट्रोलियम पर और कोल पर इंडिया ने खर्च किए हैं। इट मीन्स $8.8 बिलियन का पेट्रोलियम और कोल इंपोर्ट किया है इंडिया ने रशिया से। और जो सैंक्शन वेस्टर्न कंट्रीज लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइना एंड इंडिया, वो सैंक्शन जो हैं वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पा रहे जो कि रशिया पर लगाए गए हैं बाई वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि चाइना और इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज कंटिन्यूसली रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि वॉर को फंडिंग मिल रही, ऐसा वेस्टर्न इकोनॉमीज का कहना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जीओएम ऑन ई गेमिंग टू सबमिट फाइनल रिपोर्ट बाई अगस्त। जीएसटी काउंसिल की इस बार की मीटिंग में ई गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के जो डिसीजन होना था कि उन पर कितना जीएसटी इम्पोज किया जाए, वो डिसीजन अभी उस समय नहीं हो पाया था, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उनको बोला गया था कि वो ई गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है या एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो पैनल सेट किया था, इनकी मीटिंग शेड्यूल है, और जहाँ पर डिसाइड होगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, कसिनोज हैं, रेस है, उन पर 18% का टैक्स लगाया जाए या 28% का टैक्स लगाया जाए या वैल्यू पर टैक्स लगाया जाए, जीएसटी टैक्स मीन्स जीएसटी, या ट्रांजैक्शंस नंबर्स पर टैक्स लगाया जाए। तो इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन था। तो ये जो पैनल है ये अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त को सबमिट करेगा, जो कि पहले जो डेडलाइन थी वो जुलाई 15 डेडलाइन थी। और हम सभी को पता है कि जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में शेड्यूल थी। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है प्रोबेबली जो नेक्स्ट अपकमिंग मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, उसमें भी ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोस को लेकर के या उस पर कितनी जीएसटी लगाई जाएगी, इस पर डिसीजन नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। TCS CEO KKR India chairman among 29 to join the board of trade। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहाँ से, लार्ज और बड़े छोटे और जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, वहाँ से नॉमिनेट किए हैं किसके लिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड के लिए। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक टॉप एडवाइजरी बॉडी ऑन एक्सटर्नल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस बॉडी में डिफरेंट सेक्टर से, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, जिसमें अगर हम प्रोमिनेंट नाम की या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मिस्टर राजेश गोपीनाथ, KKR India chairman Sanjay Nair has also been nominated, and this board will be chaired by the Commerce and Industry Minister Mr. Piyush Goyal। और ये जो ट्रेड ऑन बोर्ड है ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, किस बात पे एडवाइस करेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेजर्स के लिए एडवाइस करेगा रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। तो किस तरीके से कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ ट्रेड
कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें 29 डिफरेंट सेक्टर्स से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं। इस बोर्ड का काम होगा कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे, गवर्नमेंट को सजेस्ट करे, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे कि कैसे कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सकेगा। दिस बोर्ड विल बी चेयर्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल। इसके अलावा अगर और बड़े नामों की बात करें तो अदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड पाशा पटेल, फॉर्मर मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंकज महिंद्रो, चेयरमैन इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, लघु उद्योग भारती एग्जीक्यूटिव मेंबर ओम प्रकाश मित्तल, और ऐसे ही बहुत और बड़े बड़े नाम हैं जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं अपनी फील्ड के। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम SBI BOB टू गो लाइव ऑन सून। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ दिस अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर RBI ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको डायरेक्ट किया था, उनको एक टाइम लाइन दी थी कि इस टाइम लाइन से पहले जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, वो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को ज्वाइन कर लें। तो फाइनेंस मिनिस्टर की डायरेक्शन के बाद से बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने अब इस अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया था तो उस समय केवल और केवल एक बैंक था जो कि ऑन बोर्ड था। अब 5 और 6 जो बड़े बैंक्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई एंड तक 6 बड़े बैंक इस पेमेंट और अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, ये सबसे पहले बैंक्स थे जो इन्होंने ऑन बोर्डिंग करी थी इनटू दिस इकोसिस्टम। करंटली 12 प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव गॉन लाइव इनटू दिस इकोसिस्टम एंड रिमेनिंग आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन बाय द एंड ऑफ जुलाई, जो कि डेडलाइन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेट करी है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे कि ये अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम क्या है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली है क्या। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर एक फ्रेमवर्क है दैट सिंपली फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ financial information in a real time and data bind manner. So it is basically a framework that will facilitate the sharing of financial information in real time and data bind manner between the regulated entities, between the banks and NBFCs. And in 2016, RBI has approved the account aggregator as a new class of NBFCs whose primary responsibility is to facilitate the transfer of users' financial data with the explicit consent. It means not without the consent of the user. User consent is primarily required. So definitely this particular account aggregator system will enable the flow of data between the financial information providers, financial information users. Providers means FIPs, जो providers हैं उनके बीच में, और FIUs उनके बीच में ये इंफॉर्मेशन फ्लो को, डेटा फ्लो को इम्प्रूव करेगा, जिससे कि जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, बैंक्स हैं, दे कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, इस इकोसिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट टू हिट $1 ट्रिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 28 बेन रिपोर्ट। सो इंडिया, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 28 तक अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। किसने कहा है ऐसा? ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है द $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। ये रिपोर्ट बेन एंड कंपनी ने पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2028 तक इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सपोर्टिव पॉलिसीज एंड द 6 सेक्टर्स दैट विल ड्राइव दिस एक्सपोर्ट ग्रोथ विल बी द केमिकल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। और इन सब में बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो सबसे हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ अचीव करेगा विद 35 to 40%। तो हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAGR के 30 to 40% CAGR के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर विल कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट इनटू दिस एक्सपोर्ट ग्रोथ, फॉलोड बाय केमिकल। इसके बाद केमिकल सेक्टर का
पार्टिसिपेशन होगा केमिकल सेक्टर, 19 to 23% का ग्रोथ रेट होगा केमिकल सेक्टर में। तो ऐसा एंटिसिपेट किया है बेन एंड कंपनी ने। सो लेट अस सी, हालांकि गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है बाय ब्रिकिंग डिफरेंट शेड ऑफ PLI, DLI और research link incentive scheme. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.